कल्पना कीजिए एक खचाखच भरी अदालत है। कटघरे में एक पत्नी खड़ी है। जज साहब अपनी फाइल देख रहे हैं और सामने उसका पति बिल्कुल पूरी शालीनता से कह रहा है कि माय लॉर्ड, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ घर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और मैं सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ। बिल्कुल यही कहता है वो। और अदालत में बैठे हर इंसान को लगता है कि चलिए केस खत्म, सुलह हो गई। जज साहब भी राहत की सांस लेते होंगे उस वक्त, है ना। लेकिन तभी पत्नी कहती है कि मैं भी आज अभी जाने को तैयार हूँ, बस मेरे पूज्य पतिदेव मुझे स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दें कि वो मुझे दहेज के लिए जान से नहीं मारेंगे। अरे बाप रे। हाँ, और एक पल में ना अदालत के उस बड़े से कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। और देखिए, वो सन्नाटा महज कोई नाटकीय ठहराव नहीं होता, बल्कि वो उस क्षण का प्रतीक होता है जहां एक सीधा साधा दिखने वाला पारिवारिक मामला अचानक से एक बेहद जटिल कानूनी चक्रव्यूह में बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उस एक वाक्य के साथ अदालत के कमरे की पूरी ऊर्जा, मुकदमे की दिशा और जो कानूनी दांव पेच होते हैं ना, सब कुछ पूरी तरह से पलट जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी भी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को पीछे छोड़ दे। हाँ बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा का आधार कुछ ऐसी ही वास्तविक और हैरान कर देने वाली केस स्टडीज है। हाँ। आज हम मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विधिक मंच से प्राप्त जानकारियों पर गहराई से बात करने वाले हैं। विशेष रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और उनके सहायक अधिवक्ता रोहन तिवारी के विस्तृत विश्लेषणों पर हमारी चर्चा होगी। ये बहुत जरूरी स्रोत हैं इस विषय को समझने के लिए। जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि अदालत में जब कोई रोता है या भावुक होता है तो जज पिघल जाते हैं। ऐसा फिल्मों में बहुत होता है। हाँ, लेकिन आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि असल में अदालतें भावनाओं से नहीं चलती हैं। वो रणनीति, मनोविज्ञान और शब्दों के उस कानूनी वजन से चलती हैं जहां एक छोटी सी शर्त पूरे केस का फैसला तय कर सकती है। देखिए, ये एक बहुत ही अहम बिंदु उठाया है आपने। जब हम पारिवारिक न्यायालयों या फैमिली कोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो वहां कानून और इंसानी रिश्तों का सबसे गहरा टकराव देखने को मिलता है। बिल्कुल। वहां सिर्फ कानूनी धाराओं की बहस नहीं होती है, वहां इंसानी फितरत, डर और जो सुरक्षा की बुनियादी जरूरतें हैं उनका मूल्यांकन होता है। मतलब अदालत को बहुत कुछ देखना पड़ता है। हाँ, अदालत को एक ही समय में एक मनोवैज्ञानिक और एक कठोर न्यायकर्ता दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। तो इस पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल शुरुआती कदम से इस बात को समझना शुरू करते हैं। ठीक है। जब कोई पारिवारिक विवाद अदालत तक पहुंचता है और पति जज के सामने बिल्कुल शरीफ बनकर ये दावा करता है कि मैं तो अपनी पत्नी को साथ रखने को तैयार हूं, तो एक आम धारणा यह है कि अदालत का पहला झुकाव हमेशा घर बसाने की तरफ ही होता है। मतलब जज साहब तो यही सोचेंगे ना कि विवाद खत्म किया जाए। बिल्कुल, अदालत तो यही चाहती है। तो फिर परिवार को टूटने से बचाने की इस कोशिश में ये कहानी इतनी आसानी से पलटती कैसे है? देखिए, ये धारणा बिल्कुल सच है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में विशेषकर जो पारिवारिक मामले होते हैं उनमें न्यायालय की प्राथमिक कोशिश विवाह नामक संस्था को बचाने की ही होती है। हाँ, वो तो है। जब पति ये प्रस्ताव रखता है कि वो पत्नी को साथ ले जाने को तैयार है, तो अदालत स्वाभाविक रूप से इसे समझौते के एक सकारात्मक अवसर के रूप में देखती है। लेकिन यहाँ कानून की निष्पक्षता सामने आती है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला के विश्लेषण को अगर हम देखें तो न्यायालय का काम सिर्फ दो लोगों को एक छत के नीचे भेजना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? कानून पत्नी को यह पूर्ण और स्पष्ट अधिकार देता है कि यदि उसे अपने सम्मान, अपने शारीरिक या मानसिक सुरक्षा या अपने जीवन पर कोई भी वास्तविक खतरा महसूस होता है तो वो उस छत के नीचे जाने से साफ इनकार कर सकती है। मतलब उसे मजबूर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं। न्यायालय उसे किसी भी कीमत पर जबरन उस रिश्ते में वापस जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये बात सुनने में बहुत तार्किक लगती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, बताइए। अगर इसे एक अलग नजरिए से देखा जाए तो ये कुछ एक टॉक्सिक वर्कप्लेस या बेहद जहरीले कार्यस्थल जैसी स्थिति लगती है। दिलचस्प तुलना है। मान लीजिए कोई कंपनी अदालत में आकर कहे कि हम तो इस कर्मचारी को वापस नौकरी पर रखने और पूरी सैलरी देने को तैयार हैं। ठीक है। लेकिन वो कर्मचारी जानता है कि वहां का माहौल उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वहां उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। ऐसे में सिर्फ कंपनी के ये कह देने से कि हम तैयार हैं,
उस कर्मचारी की सुरक्षा की गारंटी तो नहीं मिल जाती ना? देखिए, आपकी ये तुलना काफी हद तक सही दिशा में इशारा करती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क भी है जिसे समझना कानूनी नजरिए से बेहद जरूरी है। वो क्या है? एक नौकरी से कोई भी इंसान कभी भी इस्तीफा देके बाहर निकल सकता है। वो महज एक आर्थिक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन भारतीय पारिवारिक कानून और समाज में विवाह महज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये एक बहुत गहरी सामाजिक और भावनात्मक संस्था है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो इसे बहुत पवित्र माना जाता है। सही कहा। अदालत सिर्फ एक कर्मचारी के इस्तीफे की तरह इसे नहीं देखती। विवाह से बाहर निकलने की प्रक्रिया में सामाजिक दबाव, पारिवारिक प्रतिष्ठा और अब बहुत सी जटिल भावनाएं जुड़ी होती हैं। बहुत सारी परतें होती हैं इसमें। हाँ, इसलिए जब पत्नी इनकार करती है तो अदालत को ये देखना होता है कि वो इनकार किसी क्षणिक गुस्से का परिणाम है या फिर किसी गहरे, स्थायी खतरे का संकेत है। और मुझे लगता है यहीं पे सबसे बड़ा पेंच फंसता है। बिल्कुल, क्योंकि सहायक अभिवक्ता रोहन तिवारी के विश्लेषण में ये स्पष्ट किया गया है कि अदालत में केवल आरोप लगा देना ही काफी नहीं होता है। हाँ, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। यहीं पर न्यायालय एक मनोवैज्ञानिक जासूस की तरह काम करता है। मनोवैज्ञानिक जासूस? हाँ, अदालत हवाई बातों या केवल मौखिक दावों पर नहीं चलती। अधिवक्ता रोहन तिवारी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि पत्नी को अपने इनकार को सही ठहराने के लिए अदालत के सामने ठोस और तार्किक परिस्थितियां रखनी पड़ती हैं। मतलब सबूत देने पड़ते हैं? सिर्फ सबूत नहीं, इसके लिए कानून में एक विशेष मापदंड है जिसे एक आम समझदार इंसान का परीक्षण या विवेकशील व्यक्ति का मापदंड कहा जाता है। अच्छा, ये आम समझदार इंसान का परीक्षण अदालत में काम कैसे करता है? इसे थोड़ा और गहराई से समझाएं। देखिए, अदालत ये देखती है कि जो सबूत या परिस्थितियां सामने रखी गई हैं, जैसे पिछली हिंसक घटनाओं का विवरण हो गया, या पुलिस में दर्ज कोई पुरानी शिकायत, कोई मेडिकल रिपोर्ट या पड़ोसियों और गवाहों के बयान। हाँ, जो भी दस्तावेज हों। बिल्कुल। तो अदालत देखती है कि क्या उन्हें देखकर कोई भी आम समझदार इंसान वैसी ही स्थिति में डरेगा। अच्छा, मतलब वो खुद को उस स्थिति में रखकर देखते हैं। हाँ, जज खुद से ये सवाल पूछते हैं कि अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति इस महिला की जगह होता और उसके साथ ये सब अतीत में हुआ होता, तो क्या वो उस घर में वापस जाने में सुरक्षित महसूस करता? बहुत ही तार्किक तरीका है ये। और अगर उन सबूतों के आधार पर जवाब नहीं है, तभी उस डर को कानूनी रूप से वास्तविक माना जाता है। मतलब आपको सिर्फ ये नहीं कहना है कि मुझे डर लग रहा है। बिल्कुल नहीं। आपको अदालत को ये विश्वास दिलाना होता है कि आपका डर कोई कोरी कल्पना या भ्रम नहीं है, बल्कि पिछले कड़वे अनुभवों पर आधारित एक पूरी तरह से तार्किक निष्कर्ष है। ये प्रक्रिया वाकई बहुत ही बारीक और जटिल है, और इसी जटिलता को सबसे बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम उस वास्तविक अदालती घटना पर वापस आते हैं जिसकी झलक हमने शुरुआत में देखी थी। हाँ, वो मामला तो बहुत ही दिलचस्प है। वो मामला इतना अजीब और चौंकाने वाला है कि वो कानूनी रणनीति की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। आप बताएंगे कि इस मामले की असल परतें क्या थीं? बिल्कुल। उस पत्नी ने अदालत में ऐसा क्या कहा जिसने पूरे केस को घुमा दिया? देखिए, वो घटना इस पूरी कानूनी और मनोवैज्ञानिक बिसात का सबसे सटीक उदाहरण है। मामले की सुनवाई चल रही थी। पति के वकील ने अदालत के सामने ये मजबूत दावा पेश किया कि उनका मुवक्किल अपनी पत्नी को पूरे सम्मान के साथ घर ले जाने को तैयार है, जो कि बहुत आम बात है ऐसे केसेस में। हाँ, आमतौर पर ऐसी स्थिति में अगर पत्नी को नहीं जाना होता है तो वो सीधे ना कह देती है या पुराने आरोपों को दोहराने लगती है। लेकिन इस मामले में पत्नी ने एक अलग ही रास्ता चुना। उसने अदालत से कहा कि वो आज और अभी अपने पति के साथ जाने को तैयार है। और यही बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। अपनी रजामंदी के साथ उसने 4 ऐसी शर्तें जोड़ दी जिन्होंने अदालत के कमरे का माहौल ही बदल दिया। उन शर्तों की शब्दावली ही सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। वो शर्तें असल में थीं क्या? पत्नी ने मांग की कि उसके पूज्य पतिदेव भरी अदालत में सबके सामने और बाकायदा लिखित रूप में ये आश्वासन दे। उसकी पहली शर्त थी कि वे उसे भविष्य में कभी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरी शर्त कि वे उसे मारेंगे पीटेंगे नहीं या किसी तरह की शारीरिक प्रताड़ना नहीं देंगे। बाप रे। तीसरी शर्त कि वे अतिरिक्त दहेज के लिए उसे जान से मारने का प्रयास नहीं करेंगे। और चौथी तथा सबसे गंभीर शर्त ये थी कि वे उसे मारकर दूसरी शादी करने की कोशिश नहीं करेंगे। रुकिए, ये तो पूरी तरह से दिमाग सुन कर देने वाली बात है ना? क्या ये तथ्य कि एक पत्नी को भरी अदालत में अपनी ही पति को
पूज्य पतिदेव कहकर संबोधित करना पड़ रहा है और उसी सांस में वो कह रही हैं कि कृपया मुझे जान से मत मारना, वो भी स्टैम्प पेपर पर। क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डरावना और अजीबोगरीब विरोधाभास नहीं है? बिल्कुल है। मतलब एक तरफ आप उन्हें समाज का सबसे पूजनीय दर्जा दे रही हैं और दूसरी तरफ आप एक ऐसा एंटी मर्डर गारंटी कार्ड मांग रही हैं जो शायद किसी खूंखार अपराधी से मांगा जाता है। देखिए, ये विरोधाभास ही उस पूरी अदालती रणनीति की असली ताकत है। आम जिंदगी में ये बहुत अजीब और शायद नाटकीय लग सकता है। हाँ, कोई भी यही सोचेगा ना। कोई भी ये सोच सकता है कि अगर किसी इंसान से जान का इतना ही खौफ है तो उसके साथ जाने का नाटक ही क्यों करना, सीधे मना कर दो। वही तो। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अदालत का कमरा आम जिंदगी की भावनाओं से नहीं बल्कि दस्तावेजों, तर्कों और लिखित बयानों की अहमियत से चलता है। शब्दों का खेल है सर। जब पत्नी पूज्य पतिदेव शब्द का इस्तेमाल करती है तो वो बहुत ही चतुराई से भारतीय समाज के उस पारंपरिक ढांचे को अदालत के सामने रख रही होती है जहां पति को परमेश्वर माना जाता है। अच्छा, तो ये एक तंज भी है। बिल्कुल। और ठीक उसी के साथ अपनी खौफनाक शर्तों के जरिए वो उन काली वास्तविकताओं की भी पोल खोल रही होती हैं जो उस पूजनीय रिश्ते की आड़ में छिपी होती हैं। क्या बात है। कानूनी रूप से ये कोई भावनाओं में बहकर दिया गया बयान नहीं है, ये एक बहुत ही मापी तौली, सोची समझी और अचूक प्रतिक्रिया है। तो इसका मतलब ये महज एक डरी हुई महिला की गुहार नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी कानूनी चाल भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला के विश्लेषण में इस एक बयान के दो बिल्कुल अलग अलग अर्थों को डिकोड किया गया है। ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि कानून के जानकार इस घटना को किन दो चश्मों से देखते हैं। हाँ, मनीष शुक्ला जी का विश्लेषण इस बिंदु पर बहुत ही गहरा है। वो स्पष्ट करते हैं कि इस पूरी घटना के दो बिल्कुल विपरीत मतलब निकाले जा सकते हैं। पहली संभावना यह है कि वो पत्नी वास्तव में बहुत गहराई से खौफ के साए में जी रही है। उसका डर असली है। हाँ, उसने शायद अतीत में इतना मानसिक और शारीरिक आघात सहा है कि उसे अपने भविष्य को लेकर एक वास्तविक और कंपा देने वाली आशंका है। और ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि सामाजिक दबाव बहुत होता है। बिल्कुल, सामाजिक दबाव, परिवार की इज्जत या अपने रिश्ते को एक आखिरी मौका देने की चाहत में महिला वापस जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन वो अपनी जान की कीमत पर ऐसा नहीं करना चाहती। तो इसलिए वो शर्तें रखती है। हाँ, लिखित आश्वासन मांगकर वो अदालत से अपने लिए कानूनी सुरक्षा कवच तैयार करवा रही है ताकि भविष्य में अगर कुछ भी गलत हो तो उसके पास बचाव का एक ठोस दस्तावेज मौजूद हो। ये तो हुई पहली संभावना जहां डर बिल्कुल असली है। लेकिन दूसरी संभावना क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरी संभावना पूरी तरह से शतरंज के खेल जैसी होगी। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। दूसरी संभावना पूरी तरह से मुकदमे की रणनीति यानी लिटिगेशन स्ट्रेटेजी से जुड़ी है। अच्छा, ये बहुत मुमकिन है कि वो पत्नी किसी भी कीमत पर उस आदमी के साथ वापस नहीं जाना चाहती। तो फिर वो हाँ क्यों कह रही है? क्योंकि कानूनी पेच ये है कि अगर वो अदालत में सीधे और सपाट शब्दों में कह दे कि मैं नहीं जाऊंगी, तो जज की नजरों में वो एक ऐसी अड़ियल महिला बन सकती है जो समझौते के लिए तैयार ही नहीं है। ओह, इससे उसका अपना केस कमजोर हो सकता है। बिल्कुल, और अदालत की सहानुभूति छिन सकती है। इसलिए वो एक बहुत ही बारीक चाल चलती है। वो ये दिखाती है कि मैं तो साथ जाने को पूरी तरह से तैयार हूं, बस मेरी ये बुनियादी शर्तें मान ली जाएं। लेकिन असल में उसने ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्हें सामने वाला पक्ष कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो किसी कानूनी बारूदी सुरंग या बूबी ट्रैप की तरह है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब उसने अदालत को ये भी दिखा दिया कि वो तो बहुत समझदार और सुलझी हुई है, समझौते के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। और साथ ही उसने पूरी की पूरी जिम्मेदारी पति के कंधों पर डाल दी। और यही तो शतरंज में चेकमेट करने जैसा है। बिल्कुल। अब अगर वो पति अदालत में खड़ा होकर उन शर्तों पर हस्ताक्षर करने से मना करता है, तो वो पूरी दुनिया की नजरों में बुरा साबित होता है कि अरे देखो, ये आदमी अपनी पत्नी को ना पीटने की गारंटी भी नहीं दे सकता। और अगर वो उन शर्तों पर हामी भर देता है और साइन कर देता है, तो एक तरह से वो ये कबूल कर रहा है कि वो पहले ऐसा कुछ करने की नियत या क्षमता रखता था। ये तो फंसाने का एक अचूक तरीका है। यही इस रणनीति की सबसे बड़ी जीत है। इस तरह के दांव पेच सामने वाले पक्ष को पूरी तरह से निहत्था कर देते हैं। वाकई। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जज भी इस बात का बहुत बारीकी से मूल्यांकन करते हैं। न्यायालय कोई मूक दर्शक नहीं होता। हाँ, वो सब समझ रहे होते हैं। जब पत्नी ऐसी खौफनाक शर्तें रखती हैं तो अदालत केवल उन शब्दों को नहीं सुनती। अदालत ये देखती है कि क्या उन दोनों के बीच विवाह का जो सबसे मूल आधार होता है, यानी विश्वास और सुरक्षा,
क्या उसका एक भी कतरावा बचा है? मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो अदालत ये परख रही होती है कि क्या इस रिश्ते में वो बुनियादी नींव मौजूद है जिस पर एक साथ रहने की इमारत खड़ी की जा सके। ठीक ऐसा ही है। अगर नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक पत्नी को अपने ही पति से ये लिखवा कर लेना पड़ रहा है कि तुम मेरी हत्या नहीं करोगे, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उनके बीच का आपसी विश्वास पूरी तरह से और हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ऐसे में अदालत भले ही कानून की किताब पढ़कर पति के साथ जाने का आदेश दे दे, लेकिन दुनिया का कोई भी आदेश उस टूटे हुए विश्वास को वापस नहीं जोड़ सकता। ये बहुत गहरी बात कही आपने। अदालत ये भली भांति समझ जाती है कि इस रिश्ते में अब समझौते की कोई वास्तविक गुंजाइश नहीं बची है। भले ही सतह पर सब कुछ कितना भी सामान्य क्यों न दिखाने की कोशिश की जाए। ये पूरी चर्चा अधिवक्ता रोहन तिवारी के उस महत्वपूर्ण बिंदु को पूरी तरह से सही साबित करती है जहां उन्होंने कहा था कि अदालत में दिए गए ऐसे बयान मुकदमे की पूरी दिशा को गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। हाँ, वो केस की दिशा ही बदल देते हैं। जरा सोचिए, केस शायद किसी और ही दिशा में जा रहा होगा, शायद गुजारे भत्ते पर बहस हो रही होगी या संपत्ति के बंटवारे पर, और अचानक से पत्नी के इस एक बयान ने पूरे मुकदमे का नैरेटिव ही बदल कर रख दिया। जो पति शांतिदूत बनकर आया था वो अचानक से खुद को संभावित हत्यारे के आरोपों से बचाने में लग गया। बिल्कुल। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला के विश्लेषण को अगर हम गहराई से समझें तो अदालत में बोले गए हर एक शब्द, हर एक ठहराव का अपना एक भारी कानूनी महत्व होता है। मतलब आप कुछ भी हल्का नहीं बोल सकते वहां। बिल्कुल नहीं, आप वहां बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोल सकते। इस मामले में एक छोटी सी शर्त यानी हत्या ना करने का लिखित आश्वासन मांगना उसने पूरे केस की रणनीति को पलट कर रख दिया। पति का पक्ष जो ये सोचकर आया होगा कि वो हम तो साथ रखना चाहते हैं का कार्ड खेलकर जज की हमदर्दी बटोर लेगा, वो अचानक से कटघरे में खड़ा हो गया, पासा ही पलट गया। हाँ, अब उन्हें ये साबित करने की जद्दोजहद करनी होगी कि उनका मुवक्किल हिंसक नहीं है। ये पूरा का पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ यानी साबित करने का भार ही दूसरी तरफ खिसक गया। ये वाकई एक आंखें खोल देने वाला विश्लेषण है। इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि जब बात कानूनी प्रक्रियाओं की होती है तो ये सिर्फ हाँ या ना का सीधा साधा खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी हाँ या ना को अदालत के सामने किस तरह से, किस समय और किन शब्दों के आवरण में लपेटकर पेश करते हैं। सही कहा। जो लोग कानून को बहुत सीधा, रूखा और केवल मोटी मोटी किताबों में लिखी धाराओं का पुलिंदा मानते हैं ना, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि न्याय के इस पूरी प्रक्रिया में इंसानी मनोविज्ञान का कितना बड़ा रोल है। रणनीति और शब्दों के अचूक चयन का कितना निर्णायक रोल होता है। ये एक दिमागी कसरत है जहां हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। और यही वो कारण है कि सही कानूनी मार्गदर्शन और रणनीति इतनी महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। कोई इंसान अंदर से क्या महसूस कर रहा है, उस डर या उस पीड़ा को कानूनी भाषा में कैसे व्यक्त करना है ताकि उसके अधिकार भी सुरक्षित रहें और अदालत में उसका पक्ष भी मजबूत हो, ये अपने आप में कला है। हाँ, हर किसी के बस की बात नहीं है ये। पत्नी का वो हैरान कर देने वाला बयान, चाहे वो उसके किसी गहरे असली डर से उपजा हो या फिर उसके वकीलों की सलाह से बुनी गई कोई अचूक रणनीति हो, जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ होकर उभरती है। वो क्या? जब कोई पत्नी अदालत के भरे कमरे में अपने पति के साथ जाने से इनकार करती है या इस तरह की चौंकाने वाली शर्तें रखती है, तो ये सिर्फ किसी पारिवारिक विवाद का आम हिस्सा नहीं है जहां दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, अपनी जिंदगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक गहरी आवश्यकता और एक बेहद सोची समझी अदालती रणनीति का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। एकदम सही। अदालत का असली काम केवल दो लोगों को कानूनी रूप से एक ही छत के नीचे वापस भेजना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि वो छत उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय हो। वो कोई ऐसा कैद खाना नहीं होना चाहिए जहां इंसान की जान या उसकी गरिमा हर पल खतरे में हो। यह एक बहुत ही विचारोत्तेजक चर्चा रही आज की, और इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। बताइए। हम बार बार उस शर्त की बात कर रहे हैं जहां लिखित आश्वासन मांगा गया। मान लीजिए वहां पति अदालत में खड़ा होता है और अपनी पत्नी की इन शर्तों को मानने से साफ इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अदालत और समाज उस पर सवाल उठाएंगे कि उसकी नीयत में कोई खोट है। जाहिर सी बात है। लेकिन जरा एक पल के लिए इसके ठीक उलट पहलू पर विचार किया जाए। क्या हो अगर वह पति खुशी खुशी उन कागजातों को हाथ में ले और तुरंत उन सभी बातों को लिखित में दे दे? अच्छा। हाँ,
मान लीजिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के स्टैम्प पेपर पर साइन कर दे कि हाँ, मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं अतिरिक्त दहेज नहीं मांगूंगा, मैं कोई शारीरिक प्रताड़ना नहीं दूंगा। देखिए, कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा करने पर शर्त पूरी हो जाती है और कागजी कार्रवाई मुकम्मल मानी जाती है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा सवाल है। कागज तो पूरे हो गए, लेकिन क्या महज एक कानूनी कागज पर किए गए उन ठंडे हस्ताक्षरों से उस टूट चुके रिश्ते में या उस महिला के मन में रातों रात विश्वास और सुरक्षा का भाव पैदा हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या कोई भी कानून या दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी अदालत वास्तव में किसी इंसान की नीयत और उसके दिल के इरादों की गारंटी ले सकती है? शायद नहीं। या फिर वो लिखा हुआ कागज सिर्फ और सिर्फ कानूनी सजा से बचने का एक और दस्तावेज बनकर रह जाएगा, जिसका उस घर की बंद चारदीवारी के पीछे की असली जिंदगी और सुरक्षा से कोई वास्तविक लेना देना नहीं होगा। बहुत ही गहरा सवाल छोड़ा है आपने सुनने वालों के लिए। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो कानून की सीमाओं और इंसानी रिश्तों की सच्चाई के बीच झूलता रहता है। और इसी गहरे विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।